In some big news coming from Uttar Pradesh, the Enforcement Directorate is currently raiding the house of Samajwadi Party leader Vinay Shankar Tiwari. Vinay Shankar has been an MLA from Chilupar Assembly. The ED raids continue in lieu of a bank loan scam case of rupees 1,100 crore by Vinay Shankar Tiwari's Gangotri Enterprises. The raid by the ED is going on at 12 locations in Lucknow, Gorakhpur, Ahmedabad, Gurugram, Gautam Budh Nagar. The ED is conducting raids on the premises of Vinay Shankar Tiwari and his brother Kushal Tiwari. ED is also raiding the Gangotri Enterprises office at Mahanagar in Lucknow district. And now to talk a little bit more on this developing story, and a story which is quite impacting, we've got with us our UP correspondent Ashrar, who is on the line, joining us from Lucknow, from Uttar Pradesh, over telephonic conversation. So we'll go to him and find out what these raids mean and also what impact this could have for the India Alliance. Ashrar ji, thank you. First of all, thank you Hornbill TV के साथ जोड़ने के लिए. पहली बात तो आप चुनाव लोकसभा की चुनाव आने वाला है और फिर अभी ईडी का रेड चल रहा है अभी विनय शंकर तिवारी के घर, जो सपा का बहुत बड़ा नेता है, तो इस घटना के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता कहे जाने वाले और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के भी नेता के तौर पर चर्चित हैं विनय शंकर तिवारी, उनके घर पर और साथ ही साथ उनके कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर उनका व्यवसाय है, उन जगहों पर छापेमारी चल रही। लगभग 12 के आसपास की जगह है जहाँ पर छापेमारी करी जा रही है, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, हरियाणा के साथ साथ गुरुग्राम, गुजरात, अहमदाबाद यानी कि 3 स्टेटों के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और सर्च ऑपरेशन 3 घंटे से अधिक समय से किया जा रहा है। लगभग 8 से 9 गाड़ियां हैं जो ईडी की वहां पे पहुंची हुई हैं और जांच करी जा रही है। आपको बता दें कि विनय शंकर तिवारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। अगर यूपी की बात करी जाए तो माफियागिरी की जो शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसको हरिशंकर तिवारी के हाथों से कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी ने उत्तर प्रदेश में माफियागिरी की शुरुआत करी थी और माफियाओं के बीच में उन्हें बाबा का तगमा भी हासिल था। तो कोई भी बाहुबली अगर हो तो वो हरिशंकर तिवारी से भिड़ने की जरूरत नहीं करता था। तो उन्हीं के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दबदबा है जो लगातार उस रसूख के साथ बरकरार है और आज के भी दौर में। और सर्च ऑपरेशन अभी ईडी उनके घर पे कर रही है, साथ साथ उनके भाई के जो ठिकाने हैं वहां पर भी कर रही है और अभी उसको कई महत्वपूर्ण जो सबूत है उसको मिलने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल किसी तरीके का कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं विनय शंकर तिवारी, वो गोरखपुर के एक बहुत ही चर्चित बाहुबली नेता रह चुके हैं और यूपी में जो जिस तरीके का उनका दबदबा है उसको देखते हुए ये अपने आप में सियासत से बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी कितनी बड़ी रेड हो रही है हरिशंकर तिवारी के घर। हालांकि हरिशंकर तिवारी का जो निधन है वो पिछले साल हो चुका था, लेकिन विनय शंकर तिवारी जो उनके पुत्र हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चित हैं। इससे पहले वो बीएसपी के नेता रह चुके थे और लगभग 7 बैंकों से उन्होंने 1129 करोड़ के आसपास का लोन लिया था, जिसके फर्जीवाड़े का ये मामला चल रहा है। और इसी का कर्ज लेने के बाद से ही उन्हीं बैंकों के साथ फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसका लिहाजा इसी मामले को गंभीरता से देखते हुए आज जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले को ईडी को दिया गया और टेक ओवर करने के बाद आज ईडी की कार्रवाई इनके घर पे करी जा रही है। आपको बता दें कि सूत्र ये साफ तौर से कहते हैं कि लखनऊ जोन की टीम के द्वारा करीब 72 करोड़ रुपए से की ज्यादा की चल अचल संपत्तियां जो है इसको अटैच भी किया जा चुका है पूर्व में, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर और साथ ही साथ ऐसी 27 संपत्तियां हैं जो अलग अलग जगहों पर है, जिसमें कृषि व्यावसायिक भूमि के अलावा कई आवासीय भवन भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के आज ये जो बड़ी कार्रवाई करी जा रही है ईडी के द्वारा, ये अपने आप में एक बड़ा झटका भी है विनय शंकर तिवारी के ऊपर, क्योंकि 3 घंटे से अधिक समय चल रहा है, कई गाड़ियां से ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा साथ ही साथ इनके आवास पर जो छापेमारी की कार्रवाई है पहले वो भी की जा चुकी है। बसपा से चिल्लू पार की विधायक सीट ये जीत चुके हैं और दूसरी ओर अगर कहा जाए तो संत कबीर नगर से हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी जो कि सांसद रहे हैं, उनके ठिकानों पर भी और उनके आवास पर भी ये छापेमारी चल रही है। और बता दें आपको कि ईडी ने पिछले साल भी इसमें बड़ी कार्रवाई करी थी, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने लगभग 73 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था और साथ ही साथ उनकी पत्नी रीता तिवारी के साथ ही कंपनी के निदेशकों के खिलाफ भी सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में 19 अक्टूबर को 2020 को एफआईआर दर्ज करनी थी। तो अभी ईडी की छापेमारी चल रही है और कब तक ये चलेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जरूर अभी किसी भी तरीके का बयान किसी के सामने नहीं है। और एक दृश्य दिखा था गोरखपुर में आवास पे विनय शंकर तिवारी के, जहां पे ईडी एक तरफ छापेमारी कर रही थी और दूसरी तरफ वो बड़े आसानी से अखबार पढ़ रहे थे।
तो जरूर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है कि आखिर जो छापेमारी है उससे कैसे निपटा जाए। तो देखना होगा कि कब तक ये चलती है, क्योंकि 3 घंटे बीत चुके हैं और अभी आने वाला समय कब तक चलेगी ये नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि कई सबूत है जो विनय शंकर तिवारी और उनके भाई के खिलाफ उसको मिल रहे हैं। जी ठीक है असरार जी, दूसरी बात तो ये है कि कुछ ही दिन पहले सपा और कांग्रेस की बीच में जो सीट शेयरिंग की मामले थी वो पूरा फाइनलाइज हो गया, जहां पे सपा को अब 63 सीट्स में लड़ेंगे और फिर कांग्रेस को 17 सीट में। तो क्या इस ईडी की रेट की बात कुछ फिर से इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग के मामले में कुछ कठिनाई निकलेंगे? जी देखिए, अभी जो ये इंडिया गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में साफ तौर से जाहिर है। तो ईडी के रेट से मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरीके की बात सामने आ सकती, लेकिन जरूर जैसे तमाम अटकलों के बीच में ये गठबंधन तय हुआ है और 17 सीटों पर शेयरिंग मानी गई है और साथ ही साथ 63 जो है वो अन्य घटक तक और सपा के पास गई है। तो अपने आप में जरूर ये बात खड़ी हो सकती है कि क्या सीटों की शेयरिंग को लेकर के भी इसमें बात आई, क्योंकि हरिशंकर तिवारी जो है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेताओं में गिने जाते हैं। उनको सिर्फ टैग मिला हुआ समाजवादी पार्टी का, लेकिन अभी उनके पास कुछ इस तरीके का पदभार नहीं है कि वो जो शेयरिंग की सीटें हैं उनमें चुनाव में आ सकते हैं या सामने आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी कह पाना स्पष्ट नहीं है, लेकिन जरूर जिस तरह से आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो करके तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए दोनों ने एक साथ हुआ है और 17 सीटों पर जहां पे कांग्रेस की भारी पकड़ है उन सीटों को कांग्रेस को दिया गया और साथ ही साथ 63 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को दी गई हैं। तो जरूर ये खड़ा कर रहा है सवाल कि ये दोनों पार्टियां एक साथ में होकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उन पे अपना परचम लहराना चाह रही हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहती हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का साफ तौर से कल बयान आया, उन्होंने कहा कि हम 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं और ये लोग जो अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ हो रही है तो ये लोग महज दगे कारतूस हैं और इनके एक साथ हो जाने से कुछ भी ऐसा नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा और जनता आने वाले समय में भी अभी भी बीजेपी के साथ है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की ही हुकूमत को चाहती है। जी हाँ जी, तो अशरार जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब रिप्लाई दे रहा था उसने बोला कि उत्तर प्रदेश में माफियागिरी, गुंडागिरी ये सब सपा ने जन्म दिया है और फिर वो मिटाने की काम कर रहे। तो क्या यूपी की ग्राउंड में स्थिति बदल रही? जी बिल्कुल, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है, ये जरूर अपने आप में साफ जाहिर है कि जो है जिस तरह से कानून व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। चाहे बड़े माफियाओं की बात करी जाए तो एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने से भी डरते थे, व्यापारी नहीं आते थे, क्योंकि उनका मानना होता था कि जब भी यूपी में आकर के निवेश करो, जब व्यापार बढ़ने लगता है तो कहीं से भी माफिया आ जाता है और उनसे वसूली करने लगता है। तो कहीं ना कहीं अब जो व्यापारी हैं उनके दिमाग में, जो बिजनेसमैन है, टाइकून से, उनके दिमाग में उनका ये माइंडसेट हो चुका है ये 4 इन्वेस्टर मीट के बाद कि अब उत्तर प्रदेश में निवेश करना आसान है। तो लॉ एंड ऑर्डर में जो सुधार आया है ये उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में यूपी की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करती हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विधानसभा में और हर जगह पे ये कहते नजर आते हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, नकेल कसेंगे, तो उसका भी उदाहरण उन्होंने कुछ दिनों में दिया है। आज अगर देखा जाए तो हर अपराधी डरता है बाबा के बुलडोजर से और उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करने से पहले उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व है वो, और ये बताता है कि उनके जो अपराध पर नकेल कसने की उनकी रणनीति है वो ये दर्शाती है कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित है माफियाओं से, अपराधियों से। तो जो थोड़े बहुत अपराधी पनपते भी हैं वो भी अब पनप नहीं पाते हैं और आगे चल के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर लगाम लग जाती है। जी ठीक है, वापस भारतीय जनता पार्टी की मामले में आते हैं। थोड़ी दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14,500 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किया था और उसमें 10 लाख करोड़ की कीमत था। तो क्या यूपी के नागरिक लोग ऐसे न्यू डेवलपमेंटल विकास की प्रोजेक्ट जो उद्घाटन हो रहा है, क्या इस उद्घाटन की वजह से क्या लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क दिखेंगे क्या? जी निश्चित रूप से फर्क दिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सपना था कि अपने उत्तर प्रदेश को 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यानी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेकर के जाएं।
और कहीं ना कहीं जो 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, तो G20 आयोजन किया गया, उसके बाद जिस तरह से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, तो उसमें सभी सेक्टर्स में एक बड़ा निवेश आया, फिर चाहे वो फर्नीचर का सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आप मान लीजिए शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें एक बड़ा निवेश आया है। तो कहीं ना कहीं उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो मयार है रोजगार की वो बढ़ेगी, तो प्रदेश की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। और अगर व्यापारियों की बात करी जाए तो हमने भी कईयों से बात करी, तो उनका साफ कहना था कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी। और जब हम आज की तारीख में हम छोटे व्यापारी भी एक व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि एक दौर था जब अपनी जो है आय दिखा करके उनको लोन मिलता था और बड़े मुश्किल होता था जब वो लोन ले पाते थे और लोन लेने के बाद वो अपना व्यापार नहीं शुरू कर पाते थे। लेकिन आज की तारीख है कि उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दी है, एमएसएमई के माध्यम से छोटे स्तर पर भी लोन लिया जा सकता है, बड़े स्तर पर भी लोन लिया जा सकता है। यानी कि अगर बिजनेस करना है तो आप लोन लेकर के खुल करके बिजनेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब व्यापार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, और जब तस्वीर बदलेगी तो जनता एक बार फिर से इसी पार्टी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनेगी और उन्हीं की हुकूमत में रहने की सोचेगी। तो अपने आप में अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो सारे पॉइंटर्स हैं वो बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है वो आज की तारीख में बदल रही है और लोग इसमें निवेश कर रहे हैं और आने वाला समय भी एकदम बदलता हुआ नजर आएगा। जी थैंक यू अशरार जी, ईडी छापेमारी के बारे और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देने के लिए। और फिर ये जो मामला चल रही है ईडी की छापेमारी विनय शंकर तिवारी के ऊपर, उसके बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।